है ना। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो कलचुरी वंश चल रहा है छत्तीसगढ़ में। कल 9 शासक तक हम लोग ने देख लिया था। जो 9वें क्रम का जो शासक हमने देखा था, ठीक है, वो कौन थे? वो थे हमारे जगदेव। ठीक है, जाजलदेव द्वितीय के पुत्र जगदेव। यहाँ पे रत्नदेव ना आके जाजलदेव आए थे। जाजलदेव के बाद जगदेव आए थे। ठीक है, जगदेव तक की कहानी सबको पता है ना। उसके बाद 10वें क्रम का शासक आप लोग लिखोगे रत्नदेव तृतीय, है ना। रत्नदेव तृतीय ही रहेगा। उसके बाद पृथ्वीदेव तृतीय या फिर जाजलदेव तृतीय नहीं आएगा। ठीक है, वो दो दो बार आएंगे, 1 2 3 1 2 3 करके, है ना। और यहाँ पे 10वें क्रम का शासक हम लोग कौन देख रहे हैं? रत्नदेव तृतीय। ठीक है, तो रत्नदेव तृतीय का जो कार्यकाल था 1178 से 1198। 1178 में जगदेव ने छोड़ा था। 1178 में जगदेव ने छोड़ा था। ठीक है, तो 1178 से 1198 किसका कार्यकाल है? रत्नदेव तृतीय का। आवाज़ आ रही होगी सबको, कमेंट कर देना एक बार। ठीक है, चलिए। तो पहला चीज़ देखेंगे कि ये जगदेव का पुत्र था। ठीक है, जगदेव का पुत्र कौन था? रत्नदेव तृतीय। इनके समय में जो जगदेव ने क्या किया था, जो राज्य पूरा अव्यवस्थित था उसको व्यवस्थित कर दिया था अपने 10 साल के कार्यकाल में। ठीक है, उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई और रत्नदेव तृतीय जब शासक बने, तो इनके समय वो जो अराजकता है, अशांति है, अव्यवस्था है, ये और भी ज़्यादा बढ़ गई। इन तीनों चीज़ों में और भी ज़्यादा वृद्धि हो गई, जो कि समाज के लिए हानिकारक चीज़ें थी। ठीक है, तो जगदेव का पुत्र था। इसके समय राज्य में अशांति, अव्यवस्था और क्या था? अराजकता फैल गई थी। तो इन्होंने क्या किया? एक ब्राह्मण थे, है ना। ब्राह्मण का नाम था गंगाधर, शक्तिमान वाला गंगाधर। ठीक है, ब्राह्मण का नाम क्या था? गंगाधर था। इन्होंने क्या किया? गंगाधर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, रत्नदेव तृतीय ने गंगाधर को, जो कि ब्राह्मण थे, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, गुड इवनिंग सबको। तो इन्होंने क्या किया? जैसे ही प्रधानमंत्री बने वो गंगाधर, है ना, तो उन्होंने क्या किया? जो जो भी अलगाववादी चीज़ें थी, जो कि समाज में असुरक्षित चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों का इन्होंने क्या किया? दमन किया और शांति व्यवस्था स्थापित की। शांति व्यवस्था स्थापित की, राज्य के वैभव में भी वृद्धि की। ठीक है, शांति व्यवस्था स्थापित हुई, राज्य के में वैभव में भी वृद्धि हुई। किन्होंने किया? गंगाधर जी ने। ठीक है, अब उसके बाद एक निर्माण कार्य देख लेते हैं। इन्होंने एक वीरा मंदिर है रतनपुर में, एक वीरा मंदिर, उसका निर्माण करवाया। रतनपुर में एक वीरा मंदिर का निर्माण करवाया। और खरौद में हम लोग ने क्या देखा था? खरौद में मंदिर था लक्ष्मणेश्वर मंदिर। ठीक है, उसका जीर्णोद्धार किन्होंने करवाया? गंगाधर ने करवाया। और खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर बनाया किन्होंने था? अभी फटाक से कमेंट करके बताना। ठीक है, खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर किन्होंने बनवाया था? कौन से राजवंश का था? ठीक है, अभी तुरंत बताओ। ठीक, तो उस लक्ष्मणेश्वर मंदिर का इन्होंने क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया। ठीक, ये गंगाधर करवा रहे हैं, रत्नदेव तृतीय नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद रत्नदेव तृतीय ने एक चीज करवाई थी यहाँ पे, लखनी देवी मंदिर। रतनपुर में है, क्या है? लखनी देवी मंदिर। उसका निर्माण किसने करवाया था? रत्नदेव तृतीय ने। ठीक है, रत्नदेव तृतीय के कार्यकाल में इतनी जानकारी। अब एक और जानकारी है कि इनके कार्यकाल के समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, रतनपुर क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, क्या पड़ा था? बहुत ज़्यादा भीषण अकाल पड़ा था। तो रत्नदेव तृतीय के बारे में इतनी जानकारी देख ली है। ठीक है, बहुत छोटा सा शासनकाल रहा, भले ही वर्ष ज़्यादा रहे, है ना। 1178 से 1198, 20 वर्ष का। हम लोग ने प्रारंभ कहाँ से किया था? कलिंग राज 20 वर्ष से। ठीक है, और यहाँ पे 10वां शासक अंत कहाँ पे कर रहे हैं? 20 वर्ष, 1178 से 1198। ठीक, अब यहाँ पे 11वां शासक लिख लो आप लोग। 11वां शासक क्या लिखोगे? प्रताप मल, है ना, प्रताप मल। प्रताप मल। अब देखो, अब रत्न, जाजल या फिर पृथ्वी, ये तीनों नाम नहीं आएंगे। ठीक है,
रत्न, जाजल या फिर पृथ्वी, ये तीनों नाम नहीं आएंगे। प्रतापमल लिख लिए, इनका कार्यकाल था 1198 से 1225। इनका विशेष रूप से अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रतापमल का था 1198 से 1225। इनका 3 ताम्रपत्र प्राप्त होता है, 3 ताम्रपत्र प्राप्त होता है। पहला है पेंड्राबंद से। ये पेंड्राबंद कहाँ पे है? बलौदा बाजार में है, ठीक है। बलौदा, बच्चों बात कम करो, धीरे धीरे, ठीक है। ये पेंड्राबंद कहाँ पे है? बलौदा बाजार में है, 1213 ईस्वी में है, ठीक है। जो 3 ताम्रपत्र है, पहला है पेंड्राबंद 1213 ईस्वी, और अगर इसको कलचुरी संवत में देखते हैं तो 965। और कलचुरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? आप लोग को मालूम है 248 ईस्वी में कलचुरी प्रारंभ हुआ था, है ना। कलचुरी संवत प्रारंभ, तो ये कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। 965 ही निकलेगा। पेंड्राबंद ताम्रपत्र बलौदा बाजार से 1213 ईस्वी, कलचुरी संवत में देखे तो 965। दूसरा जो ताम्रपत्र है वो है कोनारी। ये कोनारी कहाँ पे है? ये है दुर्ग में, ठीक है। कोनारी कहाँ पे है? दुर्ग में। ईशान देव द्रौपदी, वेरी गुड, ठीक है। ईशान देव ने बनवाया था। ईशान देव कौन से राजवंश के थे? पांडु राजवंश के थे, है ना। इंद्रदेव के तीसरे पुत्र थे। इंद्रदेव नहीं है, इंद्रबल है ना। इंद्रबल के तृतीय पुत्र थे, है ना, ईशान देव। इन्होंने क्या बनवाया था? खरौत का लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ठीक। बस एक ही पढ़ रही है क्या? बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हो? दूसरा ताम्रपत्र कोनारी दुर्ग से। इसका जो राज्यवर्ष जब बना है ये 1216 ईस्वी में, 1216 ईस्वी। उसको कन्वर्ट करेंगे कलचुरी संवत में तो 968 कलचुरी संवत, ठीक है। 968 कलचुरी संवत। 2 जगह का दिख गया। तीसरा है बिलाईगढ़। अब बिलाईगढ़ कहाँ है? बिलाईगढ़ में है, ठीक है। 1218 ईस्वी, 1218 ईस्वी कलचुरी संवत में देखेंगे तो 969 कलचुरी संवत, 969 कलचुरी संवत। और ये जो बिलाईगढ़ ताम्रपत्र है, ये जो बिलाईगढ़ ताम्रपत्र है तीसरा, यहाँ पे क्या विवरण मिलता है, क्या जानकारी मिलती है? यहीं से जानकारी मिलती है कि ये जो प्रतापमल है वो रत्नदेव तृतीय के पुत्र है। रत्नदेव तृतीय के पुत्र कौन है? प्रतापमल। और ये जानकारी कहाँ पे मिल रही है? बिलाईगढ़ ताम्रपत्र में। और इनका जो नाम है बिलाईगढ़ ताम्रपत्र में, प्रतापमल और रत्नदेव तृतीय का, वो नागरी लिपि में है, ठीक है। कौन सी लिपि में? नागरी लिपि में है। प्रतापमल के बारे में ये जानकारी देख लिए। एक और जानकारी देखना, इनका 12 तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। कितना तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? 12 तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। और ये तांबे के सिक्के का शेप कैसा है, आकार कैसा है, ठीक है। तांबे के सिक्के कितने मिले? 12। उनका आकार कैसा है? गोल है, पूरी तरीके से गोल है और षटकोणी है। षटकोणी समझ गए? 6 कोणों वाला, ठीक है। कैसे हैं सिक्के? जो 12 तांबे के सिक्के मिले हैं उसमें से कुछ हैं गोल हैं, कुछ कैसे हैं? षटकोणी हैं, षटकोण आकृति के, ठीक है। उनमें चिन्ह कैसा है? एक में कटार, कटार समझ गए ना, तलवार, है ना, तलवार का चिन्ह है। और दूसरा चिन्ह जो मिलता है वो सिंह का है, सिंह का चित्र है, ठीक है। 12 तांबे के सिक्के मिले, उसमें शेप कैसा है? उसका आकार गोल है और षटकोणी है, कटार या फिर तलवार का चिन्ह है और सिंह का चिन्ह है। ये 2 जानकारी देख लिए प्रतापमल के बारे में। 3 ताम्रपत्र देख लिए और उनका नाम, जानकारी कहाँ पे मिल रही है? बिलाईगढ़ ताम्रपत्र में, ठीक है। और क्या देखा हमने? 12 तांबे के सिक्के देख लिए, ठीक। अब यहाँ से ये जो कलचुरी संवत में क्यों बताया हूँ, ये जो कलचुरी संवत का प्रयोग है ना, तो प्रतापमल के समय में अंतिम बार हुआ है, ठीक है। अंतिम बार कलचुरी संवत का प्रयोग है, ठीक है। इनके काल में, किसके काल में? प्रतापमल के समय में। यहाँ तक हो गया। अब सुनना, हो गया।
अंतिम बार कलचुरी संवत का प्रयोग प्रताप मल्ल के समय में। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, प्रताप मल्ल का राज्यकाल कब तक से है, 1225। 1225। इसके बाद क्या है, लगभग 250 सालों तक, है ना, 350 साल तक क्या होगा, ये जो कलचुरी है ना, कलचुरियों की स्थिति अज्ञात हो जाती है ना, अज्ञात। पिछली बार जो अज्ञात हुई थी इनकी स्थिति, वो भारत के इतिहास में था। ठीक है, बुद्ध राज के बाद वो 150 से 200 साल के लिए अज्ञात हो चुके थे, है ना। फिर वो कहाँ पे मिले थे, कहाँ पे मिले थे, चेदी जनपद में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कलचुरी लगभग 350 सालों के लिए अज्ञात हो जा रहे हैं। ठीक है, 350 सालों के लिए अज्ञात हो जा रहे हैं। इनकी स्थिति का पता नहीं था कि कलचुरी कहाँ गए, कहाँ चले गए। प्रताप मल्ल के बाद प्रताप मल्ल के वंशज कहाँ गए, किसी को कोई अता पता नहीं था। ठीक है, तो जो ये 350 साल का जो ये समय है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कलचुरी इतिहास का अंधकार युग। कलचुरी इतिहास का अंधकार युग। कल मैंने कुछ 2 चीज़ों का होमवर्क दिया था, क्या बताना करके, अगर याद आ रहा होगा तो बता देना। एक रेवंत है और दूसरा मेरे को नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो इस समय को क्या कहा जाता था, कलचुरी इतिहास का अंधकार युग। इसके बाद लगभग 350 सालों तक कलचुरियों की स्थिति का कोई भी पता नहीं चल पाया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए, यहाँ पे 11 शासकों के बारे में हमने देख लिया, है ना। आज क्या देखा हमने, रत्नदेव तृतीय देख लिया, और उसके बाद यहाँ पे प्रताप मल्ल। ठीक है, अभी देखो यहाँ से छोटे छोटे शासक आएंगे, और ऐसा है कि आज में ख़त्म हो जाए कलचुरी, है ना, रतनपुर वाला कलचुरी। तो अब 12वें क्रम का शासक, है ना, स्थिति अज्ञात हो गई। 350 साल अगर निकालेंगे, 1225 से 350 साल लगभग कितना होगा, एक मोटा मोटा अंदाजा लगा के बताओ। 1200 कहाँ पे छोड़ा है इसने, प्रताप मल्ल ने 1225 में, और कौन से क्रम का शासक था, 11वें नंबर का शासक था। ठीक है, चलिए अब 12वें नंबर का शासक लिखो, और लिखना है यहाँ पे, बहुत ही विशेष शासक है ये, है ना, बाहरेंद्र। बाहरेंद्र, है ना, बाहर साय भी लिख सकते हैं इसको, बाहर साय। ठीक है, और इनका राज्यवर्ष है 1494 से 1544। ठीक, तो जो कलचुरी अज्ञात हो चुके थे, जिनकी स्थिति के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, वो कहाँ जाके मिल रहे हैं, 1494 में एक शासक मिलता है, एक शासक के बारे में जानकारी मिलती है जो कि कलचुरी राजवंश का है, और उसका नाम क्या है, बाहरेंद्र या फिर बाहर साय। बाहरेंद्र या फिर क्या है, बाहर साय। उसका राज्यवर्ष कब से कब तक है, 1494 से 1544 तक। ठीक है, अब इसमें देखना, इनका 3 शिलालेख मिलता है। पहली जानकारी क्या मिल रही है, 3 शिलालेख। 3 शिलालेख मिल रहा है। पहला कौन सा है, रतनपुर। रतनपुर है पहला। ठीक है, और इसमें जो तिथि है रतनपुर वाले में, जब इसका राज्य प्रारंभ हुआ, 1494-95 की तिथि है। ठीक है, 1494-95 की। दूसरा जो शिलालेख मिल रहा है वो कोसगई।
कोसगई, ये कोसगई कहाँ है, कोई बताएगा कमेंट करके। कोसगई, इसकी जो तिथि है वो है 1513। ये सब ईस्वी में है ना। अब कलचुरी संवत का प्रयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि कलचुरी संवत का अंतिम बार प्रयोग प्रताप मल्ल के समय में हो चुका है। और ये रतनपुर पहला शिलालेख 1494-95, दूसरा कोसगई 1513। और जो तीसरा है ना, वो तीसरा अज्ञात है, उसमें तिथि नहीं है, तिथि नहीं है, ठीक है। जो चौथा है, सॉरी तीसरा जो है उसमें तिथि नहीं है, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया। एक और जानकारी लिखना, इनके मंत्री का नाम माधव था। मंत्री का नाम क्या था, माधव था। कौन से राजा के बारे में बात हो रही है, शासक के बारे में, बाहरेंद्र या फिर बाहरसाय, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब यहाँ पे देखना, एक तीसरी जानकारी लिखो यहाँ पे। इनके समय क्या था, जो पठान थे, भारत में पठान आ चुके थे, तो ये जो पठान थे, है ना, तो पूरे भारत में पठान जो थे, है ना, हाथी पकड़ने के लिए जहाँ जहाँ पे हाथी की उपलब्धता थी, है ना, तो हाथी पकड़ने के लिए जाया करते थे। और क्या करते थे, वहीं पे समय देख के आक्रमण कर देते थे, ठीक है। हाथी पकड़ने के जाने के बहाने क्या करते थे, उस क्षेत्र में आक्रमण कर दिया करते थे। और ये जो गतिविधि है ये पूरे भारत में चल रही थी, ठीक है। पूरे भारत में मतलब जहाँ जहाँ पे हाथी उपलब्ध थे, तो छत्तीसगढ़ भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं, ठीक है। अभी भी है, आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में देख रहे होंगे, है ना, कि हाथी ने किसी को कुचल के या फिर पटक के मार डाला। महासमुंद जिले में विशेष रूप से इन घटनाओं का आपको जानकारी मिलेगा, कहाँ पे, न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो क्या था, जो हाथी पकड़ने ये पठान आए थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था, ठीक है। आक्रमण किया था कहाँ पे, यहीं पे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये जो है बाहरेंद्र, है ना, इन्होंने क्या किया था, इनको सोन नदी, सोन नदी समझ रहे हो, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी हिस्सा चले जाओ, जब नदी पढ़ोगे, पठार पर्वत पढ़ोगे तो पता चलेगा, जब बघेलखंड का पठार पढ़ोगे, है ना, तब समझ आएगा कि सोन नदी कहाँ पे है, ठीक है। तो जब पठानों ने आक्रमण किया, तो इन्होंने क्या किया, आक्रमण के उत्तर में उनको सोन नदी तक खदेड़ दिया, है ना, सोन नदी तक खदेड़ दिया, मतलब मार के भगा दिया ना भाई, ठीक है। सोन नदी तक मतलब छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर कर दिया, किनको, पठानों को। किसने किया, बाहरेंद्र ने। उसी का दूसरा नाम क्या है, बाहरसाय है। करन नदी में नारायण सागर, ये कौन से प्रश्न का उत्तर है, ये करन नदी में नारायण सागर, एक बार बताना, ठीक है। मैंने वो पूछा था, हाँ बेटा, ठीक है। तो पठानों का आक्रमण हुआ, बाहरसाय ने क्या किया, खदेड़ा, कहाँ तक खदेड़ा। मैंने करन नदी नहीं पूछा था, मैंने क्या पूछा था, खारंग, है ना, खारंग नदी में क्या विशेष चीज बनी हुई है। तो कि खारंग झील का निर्माण किसने करवाया था, कल हम लोग ने देखा, किसके सामंत थे वो, ये भी भूल गए होगे, ठीक है। वल्लभ राज ने करवाया था कि ब्रह्मदेव ने करवाया था, ठीक। चलो, तो खारंग नदी वाला बताना मेरे को, ठीक है, वल्लभ राज ने करवाया था, ठीक। तो सोन नदी तक खदेड़ दिया, किसको, पठानों को। किसने खरीदा, बाहरेंद्र ने या फिर बाहरसाय ने। ये घटना समझ आ गई। मंत्री का नाम माधव, 3 शिलालेख मिले हैं, रतनपुर से, कोसगई से, और एक की उसमें तिथि का उल्लेख नहीं है, तो उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो, अभी तक राजधानी क्या थी, जो हमने देखा कलचुरी में, रतनपुर थी। तो इन्होंने क्या किया, जब पठानों का आक्रमण हुआ, तो आक्रमण से ये सावधान हो गए कि भविष्य में और भी आक्रमण होंगे, और रतनपुर कहीं ना कहीं असुरक्षित हो चुका था। रतनपुर क्या था, कहीं ना कहीं असुरक्षित हो चुका था। तो इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी किसको बनाई,
कोसगई को, है ना। इसी को आप पूरा लिख सकते हो, छुरी कोस गई, छुरी कोस गई, ठीक है। और इसको पूरा अगर लिखेंगे तो कोसंगा, ब्रैकेट में लिखना छुरी कोस गई या फिर कोस गई, है ना, ब्रैकेट के बाहर लिखना कोसंगा, कोसंगा किला लिख देना, है ना, कोसंगा किला। और ये छुरी कोस गई कहाँ पे है, आपको मिलेगा ये कोरबा में, ठीक है, कोरबा में। छुरी कोस गई कहाँ है, कोरबा में। अभी तक राजधानी कहाँ थी, रतनपुर में, बिलासपुर क्षेत्र में, ठीक है। अब बिलासपुर से ऊपर चले गए लोग, कहाँ पे, कोरबा में। अब क्या कारण था कि कोसंगा किले को राजधानी बनाई इन्होंने, जो कोसंगा किला था वो चारों ओर से खाई से घिरा था, प्रवेश द्वार को छोड़ के खाई से घिरा था, बड़े बड़े पर्वत के जो म्यार हैं, है ना, उनसे घिरा हुआ था। तो उसमें आक्रमण का बहुत कम चांस था कि वहाँ पे आक्रमण हो, और जो आक्रमण कर रहे हैं वो विजयी हो जाए, ठीक है। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित था कोसंगा किला। राजधानी किसने बनाई, बाहर शाह ने। पहले क्या थी राजधानी, रतनपुर थी, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब इन्होंने क्या किया, इसी कोसंगा किले में, है ना, कोसगई मंदिर का निर्माण करवाया, कोसगई मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक। कोसगई किला बन गया। अब किला है, घर है वो लोग का रहने के लिए, पूजा करने के लिए मंदिर भी बनवाएंगे, ठीक है, मंदिर बन गया। अब इस जो कोसंगा कोसगई मंदिर है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कोषागार बनवाया, ठीक है, कोषागार बनवाया, ठीक। कोषागार कहाँ पे बनवाया, कोसगई में, ठीक है, कोसगई में कोषागार। एक और कोषागार मिलेगा, वो कहाँ पे, महिषासुर मर्दिनी मंदिर कहाँ पे था, चैतुरगढ़ में, ठीक है। तो दूसरा कहाँ पे मिलेगा कोषागार, चैतुरगढ़ में, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया, ठीक। कोई नहीं बता रहे हो, देखो खारंग जो नदी है ना, खारंग झील, तो जो खारंग झील का जो विस्तार है वो खारंग नदी है, और उसी खारंग नदी पे क्या बना है, खूंटा घाट बांध बना है, खूंटा घाट बांध। अब याद आ रहा होगा, ठीक है। चलो ये आंसर तो बता दिया, रेवंत क्या है वो तो बताओ। चलिए यहाँ तक हो गया। राजधानी इन्होंने कहाँ पे की अपनी, स्थानांतरित, कोसगई में कोसंगा किले का निर्माण करवाया। उस कोसंगा किले में कोसगई मंदिर का निर्माण करवाया। उस कोसगई में क्या करवाया, कोषागार बनवाया। और एक और कोषागार कहाँ पे बनवाया इन्होंने, चैतुरगढ़ में, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। एक अंतिम चीज इनके बारे में लिख लेना, ठीक है, एक अंतिम चीज इनके बारे में लिख लेना। एक व्यक्ति थे बिसई ठाकुर, बिसई ठाकुर, बिसैया ठाकुर भी बोलते हैं, लेकिन आप लोग लिखना बिसई ठाकुर। और ये क्या थे, ये बिंझवार थे। क्यों बता रहा हूँ, कुछ याद आया, समझ आया, जो छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़े होंगे। यहाँ से आधुनिक का बताओ, बिंझवार थे ये, ठीक है। बिसई ठाकुर कौन थे, बिंझवार थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सैन्य सहायता दी थी, सैन्य सहायता दी थी। किसको, बाहरेंद्र को, ठीक है, सैन्य सहायता दी थी बाहरेंद्र को। तो बाहरेंद्र ने या फिर बाहर शाह ने क्या किया, जो सोना खान जमींदारी है, सोना खान जमींदारी है, इसलिए इन्होंने सोना खान जो क्षेत्र है, पहले जमींदारी नहीं थी वो, तो सोना खान क्षेत्र में जमींदारी स्थापित करके, सोना खान क्षेत्र में जमींदारी स्थापित किया किन्होंने, बाहरेंद्र ने। और उसको किसको भेंट कर दिया, बिसई ठाकुर को। समझ गए। अब ये बिसई ठाकुर कौन होंगे, एक व्यक्ति थे बिसई ठाकुर, है ना, उन्होंने सैन्य सहायता दी थी बाहरेंद्र को, ठीक है। तो बाहरेंद्र ने उसी सैन्य सहायता के बदले सोना खान जो क्षेत्र था बलौदा बाजार में, ठीक है,
उसमें क्या किया उन्होंने, एक जमींदारी स्थापित की और उस जमींदारी को सहायता के भेंट स्वरूप बदले में बिसई ठाकुर को दान दिया, दान नहीं दिया मतलब बदले में वहाँ पे सोना खान में जमींदारी स्थापित करके उसको भेंट किया। ठीक है, अब ये बिसई ठाकुर कौन है, यही जो रहेंगे शहीद वीर नारायण सिंह के ये पूर्वज रहेंगे। ठीक है, जब शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान पढ़ेंगे तो सोना खान जमींदारी पहले पढ़ना पड़ेगा, तब समझ आएगा विद्रोह, डायरेक्ट विद्रोह नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूछूंगा कि बिसई ठाकुर किसके शासनकाल में हमने पढ़ा था। ठीक है, कोषागार क्या है, जो भी धन है। ठीक है, अब धन पैसे के रूप में भी है, सिक्के भी हैं। ठीक है, और जो भी सोने हैं, जेवर जेवरात हैं, जो भी धन का हर एक चीज़ जो धन है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, उस धन को एक सुरक्षित जगह पे रखने के लिए, है ना, कोषागार बनाया जाता था। ठीक है, अभी में उसको तिजोरी कह सकते हैं। ठीक है, सुना होगा आपने, है ना, तो वो कोषागार होता था। ठीक है, जहाँ पे जो भी धन संपदा है, जो भी अर्थ की चीज़ें हैं, है ना, उस राज्य की, उसको क्या करते थे, उसको सुरक्षित रखा जाता था और उस पर प्रहरी लगाए जाते थे। ठीक है, और उस कोषागार के जो वहाँ से जितना निकलेगा धन और उसमें धन जितना जाएगा, उसके आवक जावक के लिए भी एक कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। समझ आ गया कोषागार क्या है। रेवंत का मतलब सूर्य देवता, सूर्य देवता नहीं है रेवंत का मतलब। ठीक है, तो बहारेंद्र के बारे में इतनी जानकारी थी। 3 शिलालेख, मंत्री माधव, पठानों का आक्रमण हुआ हाथी पकड़ने के बहाने, इन्होंने उनको पराजित किया और सोन नदी तक खदेड़ के भगा दिया कि भागो यहाँ से, ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर किया। इन्होंने राजधानी रतनपुर से कहाँ स्थानांतरित की, छुरी कोसगई में, कोसंगा किले में, और वहीं पे कोसगई मंदिर का निर्माण करवाया और वहाँ पे कोषालय बनवाया, सॉरी कोषालय नहीं, क्या है, कोषागार बनवाया। ठीक है, और कहाँ पे कोषागार बनवाया, चैतुरगढ़ में। ठीक है, और इन्होंने बहारेंद्र को जमींदारी, सोना खान क्षेत्र को जमींदारी स्थापित करके उनको भेंट की, किसको, बिसई ठाकुर को। ठीक है, यहाँ तक जानकारी। चलिए, अब इसके बाद, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है क्या? चलो, ये 12वें क्रम के शासक हो गए। देखो 17 तक चलेगा ये, है ना, 17 तक चलेगा, और अगर आज टाइम है तो 17 तक खत्म हो जाएगा। क्या हो गया, कोषागार बता दिया ना अभी, समझ आया द्रौपदी कोषागार क्या है? जैसे स्नानागार था स्नान के लिए, कोषागार है कोष के लिए, अन्नागार अन्न के लिए। ठीक है, नाम से ही क्लियर है। युद्धागार युद्ध के लिए रहेगा। ठीक है, युद्धागार नहीं होएगा। चलो, 13वें क्रम का शासक बहारेंद्र के बाद कौन आ जाएगा? बहुत विशेष शासक है। ठीक है, कल्याण साय। क्या नाम है? कल्याण साय। ठीक है, कल्याण साय, यस सर। ठीक है, चलो, कल्याण साय आ गए। इनका राज्यवर्ष लिखना कहाँ पे छूटा था? 1544। तो 1544 से 1581, ध्यान से सुनो। ठीक है, लिखना कोई नहीं, क्लास बाद में देख के लिख लेना, सुन के लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे कल्याण साय आ गए। अब ये कल्याण साय को क्या हुआ था, ये जहांगीर के दरबार में गए थे। कहाँ पे गए थे? जहांगीर के दरबार में गए थे। ठीक है, अब ये क्यों गए थे, ये अलग कहानी है। ठीक है, तजुके जहांगीरी में विवरण मिलता है, ये जानकारी मिलती है। तजुके जहांगीरी में वो है कि उसका पुत्र परवेज, है ना, वो आया था, वो बहुत सारी चीज़ें, उसको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये कहाँ है? जहांगीर के दरबार में गए थे। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में आपको क्या मिलेगा? अकबर मिलेगा, लेकिन जो ये समय चल रहा है ना, यहाँ पे जहांगीर ही है। बहुत सारे बुक में दोनों चीज़ों को समझाया गया है कि अकबर क्यों नहीं हो सकता, जहांगीर ही होगा। हमको क्या लेके चलना है? अकबर जहांगीर में नहीं फंसना है, बस एक बार जहांगीर के दरबार में गया था ये जानना है। तो जहांगीर ने क्या किया था?
इनको 8 वर्ष के लिए कैद कर लिया था। 8 वर्ष कैद। ठीक है, कौन कैद हो गया था जहांगीर के दरबार में? कल्याण साय। 8 वर्ष के लिए कैद हो चुके थे। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जो रतनपुर के सॉरी रतनपुर नहीं है ना, अभी तक कहाँ पे है ये? अभी कहाँ पे है? कोसगई में है। ठीक है, कोसगई से वापस कब आएगा राजधानी रतनपुर में, ये भी ध्यान देना। ठीक, चलो। तो लोगों ने क्या किया? छुड़ाने का इनको बहुत प्रयास किया, है ना। और वो जो प्रयास था वो असफल होते गया। ठीक है, लोगों ने क्या किया? इनके राज्य के लोगों ने इनको मुक्त कराने का बहुत सा असफल प्रयास किया। उसके बाद क्या हुआ? तीसरी जानकारी लिखना। एक पहलवान थे, है ना, पहलवान थे। ये पहलवान कहाँ के थे? रतनपुर के, कोसगई के नहीं थे। ठीक है, पहलवान थे रतनपुर के। नाम क्या था? गोपाल वीर। पहलवान का नाम क्या था? गोपाल वीर। ठीक है, गोपल्ला वीर भी लिख सकते हो, गोपल्ला वीर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये और साथ में बिलासाबाई केवंटीन। क्या नाम है? बिलासाबाई केवंटीन। दो नाम समझ आ गया। रतनपुर में एक पहलवान थे, नाम क्या था? गोपाल वीर या फिर गोपल्ला वीर। एक महिला थी बिलासाबाई केवंटीन। ठीक है, ये दोनों मिलके कहाँ गए? दरबार में गए। ये दोनों मिलके दरबार में करतब दिखाया इन्होंने। क्या दिखाया? करतब। अब कौन सा करतब है? उछल कूद करके दिखाए, है ना, कि कुछ साहित्य की चीज़ों को वहाँ पे बखान किया, छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ अच्छी विशेष चीज़ बता दी होगी। ठीक है, लेकिन करतब ही लिखना। ठीक है, क्योंकि पहलवान था। तो इन्होंने जाके दरबार में क्या किया? करतब दिखाया। ठीक है, उससे क्या हुआ? इस करतब से जो जहांगीर है वो खुश हो गया। ठीक है, तो जहांगीर खुश हो गया, वो क्या करेगा फिर? खुश हो गया तो ये जो है मुक्त कर देता है। वो किसको? कल्याण साय को। खुश होकर कल्याण साय को मुक्त कर देता है ना। ये कहानी समझ में आ गई। कल्याण साय को मुक्त किया जहांगीर ने। ठीक है, 3 चीज़ें देख लिए। जहांगीर के दरबार में गए, जहांगीर ने 8 वर्षों के लिए इनको कैद कर लिया। लोगों ने भरपूर प्रयास किया, बट वो प्रयास में असफल होते गए। फिर रतनपुर से एक पहलवान आए, गोपाल वीर, उनके साथ में बिलासाबाई केवंटीन। ये कहाँ गए? जहांगीर के दरबार में गए, कुछ विशेष करतब दिखाए, जिससे खुश होकर के जहांगीर ने कल्याण साय को मुक्त किया। और क्या किया? जो प्रतिवर्ष, है ना, जो वार्षिक कर होता था छत्तीसगढ़ का, है ना, तो वार्षिक जो कर होता था छत्तीसगढ़ का, हर राज्य को देना रहता था ना। ठीक है, अपने से बड़े राज्य को, जिनके करद राज्य हैं वो। तो जो वार्षिक कर था छत्तीसगढ़ में, उसको इसने क्या किया? समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। और ये सब चीज़ किसके कारण हो रही है? गोपाल वीर और बिलासाबाई केवंटीन। और किसके राज्यवर्ष में हो रहा है? कल्याण साय के राज्यवर्ष में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया। अब यहाँ पे सबसे विशेष चीज जो है वो लिखना, ध्यान से सुनना। इनकी एक राजस्व पुस्तिका थी, है ना, राजस्व पुस्तिका। किसकी राजस्व पुस्तिका थी? कल्याण साय की राजस्व पुस्तिका थी। इस राजस्व पुस्तिका में क्या था? प्रशासनिक, है ना, प्रशासनिक व्यवस्था, है ना,
पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में पूरा विवरण था। दूसरा क्या था? सैन्य बल, सैन्य बल के बारे में जानकारी थी। तीसरी चीज क्या थी यहाँ पे? एक प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, सैन्य बल हो गया, और पुस्तिका कैसी है? राजस्व, तो राजस्व व्यवस्था के बारे में भी जानकारी थी। ठीक है, 3 प्रकार की जानकारी थी, 3 प्रकार की जानकारी थी। तो ये जो राजस्व पुस्तिका थी ना, ये किसके काल में? कल्याण साय। तो लिखा क्या जा रहा है कि कल्याण साय द्वारा निर्मित है, कल्याण साय ने बनाया है। अब वो शासक है, वो थोड़ी ना बनाएगा, उसके ही किसी प्रशासन के इंसान ने बनाया होगा, उसका नाम का उल्लेख नहीं है यहाँ पे। तो हमको क्या लेके चलना है कि कल्याण साय के समय में या कल्याण साय द्वारा निर्मित राजस्व पुस्तिका थी, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य बल, राजस्व व्यवस्था की भरपूर जानकारी थी। ठीक है, इसीलिए इसको, जो कल्याण साय को क्या कहेंगे, इस पुस्तिका की वजह से जमाबंदी प्रणाली, जमाबंदी प्रणाली के जन्मदाता। ठीक है, जमाबंदी प्रणाली के जन्मदाता कौन है? कल्याण साय। ठीक है, जमाबंदी प्रणाली के जन्मदाता कौन है यहाँ पे? कल्याण साय। और अब ये जो पुस्तिका थी ना, इसी पुस्तिका को आधार मान के, इसी पुस्तिका को आधार मानकर एक अंग्रेज अधिकारी का नाम आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जो कि थे बिलासपुर के प्रथम अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी। ठीक है, बिलासपुर के प्रथम अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी। नाम क्या था? मिस्टर चिस्म। कहीं कहीं पे चिस्म लिखा रहेगा, चिस्म विस्म नहीं है, चिस्म है। ठीक है, मिस्टर चिस्म। उन्होंने क्या किया? इसी पुस्तिका को आधार मानकर, ठीक है, इसी पुस्तिका को आधार मानकर बिलासपुर के प्रथम बंदोबस्त अंग्रेज अधिकारी, ठीक है, मिस्टर चिस्म ने क्या किया? 1868 में जो हम लोग देखते हैं ना, शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़, शिवनाथ नदी के नीचे 18 गढ़, वो शिवनाथ नदी के आधार पर विभाजन है। ठीक है, लेकिन चिस्म ने क्या किया? इस पुस्तिका को आधार मानकर छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ों में विभाजित किया। ठीक है, विभाजित। ठीक है, उसमें से ये पहले 18 गढ़ कहाँ पे थे? रतनपुर के। और ये जो दूसरे 18 गढ़ हैं वो रायपुर के, है ना। रतनपुर के अंतर्गत 18 गढ़ थे और रायपुर के अंतर्गत 18 गढ़ थे। किसने विभाजन किया? चिस्म ने किया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। कल्याण साय जहांगीर के दरबार में गया, 8 वर्ष के लिए कैद हो गया। गोपालवीर बिलासाबाई के वंटी ने जाकर करतब दिखाकर इनको मुक्त किया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद क्या हुआ? खुश होकर उससे जहांगीर ने उनको मुक्त कर दिया। छत्तीसगढ़ के ऊपर जो वार्षिक कर जो हर वर्ष दिया जाता था, उसको भी उसने समाप्त कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? एक राजस्व पुस्तिका मिलती है कल्याण साय की, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य बल और राजस्व व्यवस्था की जानकारी है। और उसी पुस्तिका की वजह से कल्याण साय को जमाबंदी प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ तक कहानी समझ आ गई। और उसी पुस्तिका को आधार किसने माना? बिलासपुर के प्रथम अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर चिस्म ने। और 1868 में उसने छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ों में विभक्त कर दिया, जिसमें से 18 गढ़ रतनपुर राज्य के अंतर्गत और 18 गढ़ रायपुर राज्य के अंतर्गत। यहाँ तक सबको समझ आया? ठीक। रेवंत जो है वो सूर्य का पुत्र है। रेवंत जो है वो सूर्य का पुत्र है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, छत्तीसगढ़ में रेवंत का मंदिर कहाँ पे है? कल बताना जैसे भी हो। ठीक है, अब देखो
कल्याण साय के बाद क्या होगा, कुछ शासकों के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, ध्यान से इस सीक्वेंस को सुनो। इसके बाद जो कल्याण साय के बाद जो शासक मिलेंगे, शासक, उसमें पहला है लक्ष्मण साय। लक्ष्मण साय, ठीक है। लक्ष्मण साय के बाद है शंकर साय। शंकर साय के बाद है त्रिभुवन साय। ठीक है, पहले कौन आ गया, कल्याण साय के बाद सब साय साय है। ठीक है, कल्याण साय के बाद क्या आ गया शंकर साय, त्रिभुवन साय, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे जगमोहन साय। जगमोहन साय, जगमोहन साय के बाद कौन आएगा, अदली साय। अदली बदली वाला, अदली साय। अदली साय के बाद कौन आएगा, कितने देख लिए, लक्ष्मण साय 1, शंकर साय 2, त्रिभुवन साय 3, जगमोहन साय 4, है ना, अदली साय 5। अदली साय के बाद आएगा यहाँ पे रणजीत साय। रणजीत साय, ठीक है। अंत में कौन आया, छठे नंबर में रणजीत साय। ये सब शासक हुए ना। कल्याण साय के बाद कौन शासक हुआ, लक्ष्मण साय। लक्ष्मण साय के बाद शंकर साय। शंकर साय के बाद त्रिभुवन साय। त्रिभुवन साय के बाद जगमोहन साय। जगमोहन साय के बाद अदली साय। अदली साय के बाद रणजीत साय। इनके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो रणजीत साय थे, ये जो रणजीत साय थे, इनके 3 पुत्र थे। रणजीत साय के कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे, ठीक है। अब पहला पुत्र जो था वो तखत सिंह था। तखत सिंह, ठीक है। जो दूसरा पुत्र था वो कौन था, पहला पुत्र क्या देख रहे हैं, रणजीत साय के पुत्र देख रहे हैं ना, जो छठे नंबर का जो शासक आया, ठीक है। रणजीत साय के पुत्र है 3, उसमें से पहला कौन है, तखत सिंह। अब साय नहीं आएगा, सिंह आ जाएगा, ठीक है। तखत सिंह है। तखत सिंह के बाद है सिरदार सिंह। सिरदार, सरदार नहीं, सिरदार सिंह। सिरदार सिंह के बाद कौन आ जाएंगे, रघुनाथ सिंह। ठीक है। तो रणजीत साय के बाद 3 पुत्र कौन कौन हुए, तखत सिंह, सिरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद कहानी अभी एकदम रोचक होने वाली है, क्योंकि कलचुरी अभी जाने वाले हैं, ठीक है। कहाँ जाने वाले हैं बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो रणजीत साय के 3 पुत्र हमने देखे, है ना। पहला है तखत सिंह, दूसरा है सिरदार सिंह और तीसरा है रघुनाथ सिंह। जो कोई भी पहले पढ़ चुका होगा छत्तीसगढ़ का इतिहास, उसको चीज़ें अब क्लियर होते जा रही होंगी, है ना। अब इधर से कुछ फंसने वाला ज़्यादा है नहीं, और कलचुरी भी लगभग समाप्त हो गया। और अगर आप लोग बोलोगे कि कलचुरी की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा भी, स्थिति भी पढ़नी है, तो मैं पढ़ाऊँगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। वो मेरे को अभी कमेंट करके बता दो, क्योंकि इसके बाद रायपुर कलचुरी, एक दिन में रायपुर कलचुरी समाप्त हो जाएगा, 1 या 2 दिन में। उसके बाद दोनों का ही इकट्ठे पढ़ेंगे अगर पढ़ना हो तो, ठीक है। और क्वेश्चन अभी जो थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, ये जैसे सही से हो जाएगा, सारी अरेंजमेंट हो जाएंगी, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक। तो कौन से क्रम का शासक देखा था हमने, 13वां क्रम का कल्याण साय। कल्याण साय के बाद जो 6वें नंबर में आएगा, कौन आएगा, रणजीत साय। रणजीत साय के 3 पुत्र, तखत सिंह, सिरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। चलिए अब उसके बाद देखेंगे 14 नंबर डालना और लिखना, रणजीत साय का पहला बड़ा बेटा कौन है, तखत सिंह। तो कौन आ जाएगा, तखत सिंह।
ठीक है, तखत सिंह। अब तखत सिंह क्या नाम है तखत सिंह का? तखत सिंह का नाम क्या है? तखत सिंह नाम है। तो ये कौन सा नगर बसाएगा बताओ? तखतपुर, है ना? तखतपुर नगर बसाएगा। और जो दूसरी जानकारी मिलती है कि ये औरंगजेब के समकालीन था। ठीक है, औरंगजेब के समकालीन। बस दो जानकारी। तखत सिंह का क्या क्या देखना है कि ये क्या है, तखतपुर नगर बसाया इन्होंने और औरंगजेब के समकालीन थे। अब तखत सिंह का पुत्र कौन आ जाएगा? तखत सिंह का पुत्र आ जाएगा राज सिंह। पुत्र आएगा ना, भाई थोड़ी ना आएगा। राज सिंह, ठीक है, तखत सिंह का पुत्र। जहां पे जिसका सन नहीं बता रहा हूं उसका राज्यवर्ष कब से कब तक है वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी नहीं पूछेगा। इसके लिए जहां पे नहीं बता रहा हूं अगर बोलोगे कि सर तखत सिंह का क्यों नहीं बताए हो तो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर लिखना है तो लिख सकते हो 1689 से 1691, लेकिन नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए। तो राज सिंह आ गया। और ये राज सिंह भी क्या था? राज सिंह भी क्या था? ये भी औरंगजेब के समकालीन था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए औरंगजेब के समकालीन दो शासक जो कि कलचुरी राजवंश से थे, तो क्या क्या लिखोगे? एक जो है वो तखत सिंह और दूसरा जो है उसका पुत्र राज सिंह। यहां तक सबको समझ आ गया? अब देखो राज सिंह ने क्या किया। अब ये भी नगर बसाएगा ना भाई, पिता ने नगर बसाया था तो ये भी नगर बसाएगा। तो ये क्या करेगा, कौन सा नगर बसाएगा? क्या नाम है? राज सिंह। तो नगर कौन सा बसाएगा? राजपुर। राजपुर नगर। और ये कहाँ पे है राजपुर नगर? जूना शहर सुने हो? जूना शहर कहाँ पे है? रतनपुर में। तो ये जो जूना शहर है यही क्या है? राजपुर है। ठीक है, वर्तमान में क्या है? ये जूना शहर है ना? वर्तमान में जूना शहर है रतनपुर में, रतनपुर के पास में। उस समय क्या था? राजपुर था। राजपुर नगर इसने बसा दिया। अब राजपुर नगर में क्या किया इसने? इसने राजपुर नगर को अपनी राजधानी बना दी। ठीक है, अब राजधानी बना दी तो क्या रहेगा? ये वहीं जा कर के रहेगा। पढ़ेंगे ना, दो ही लोग पढ़ोगे और कोई नहीं पढ़ोगे। चलो। क्या हुआ? राजपुर को इन्होंने क्या बनाई? अपनी राजधानी बना दी। राजधानी रतनपुर के बाद कब चेंज हुई है? छुरी कोस गई। सबसे पहले तुमाड़ थी, उसके बाद रतनपुर हुआ, रतनपुर के बाद छुरी कोस गई हुआ, तीसरा राजधानी। चौथा कहाँ पे देख रहे हैं? राजपुर। ठीक है, और इसने क्या किया? इसी राजपुर में, जो कि अभी वर्तमान में क्या नाम है? जूना शहर है, इसने इसी राजपुर में क्या किया? हवा महल बनवाया। ठीक है, और दूसरा चीज क्या बनवाया? बादल महल। ठीक है, हवा महल और बादल महल। बादल महल का दूसरा नाम क्या है? कल आप लोग बताना। उस बार जब इतिहास पढ़े थे तो मैंने बताया था बादल महल का दूसरा नाम और क्या है एक। ठीक है, उसको बताना, नहीं तो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि सर को पता नहीं है, मेरे को पता है। ठीक है, बादल महल का दूसरा नाम आप लोग बताना, नहीं तो अभी कमेंट करके बता दो। इसने राजपुर में क्या बनवाया? हवा महल बनवाया और बादल महल बनवाया। ठीक है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। यहाँ तक सबको समझ आ गया? ठीक, चलो। अब यहाँ से कहानी फिर से एक थोड़ा सा टर्न ले लेता है कि क्या है इसके बारे में। तीसरी जानकारी देखते हैं। इनका पुत्र था, पुत्र है ना, विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह, उसकी क्या हो जाती है?
मृत्यु हो जाती है। विश्वनाथ सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब शोक के कारण कौन है? राज सिंह, है ना, वापस कहाँ आ जाता है? रतनपुर में। वापस कहाँ आ गया? रतनपुर में वापस आ गया। और रतनपुर से इसने क्या किया? वापस से शासन संचालन किया। राजपुर गया, राजपुर बना के वहाँ पे राजधानी। लेकिन जब पुत्र विश्वनाथ सिंह की मृत्यु हो जाती, ये विश्वनाथ सिंह राज सिंह की एक अलग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। लेकिन क्लास लंबा हो जाएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि तखत सिंह का जो राज सिंह है और ये विश्वनाथ सिंह है, तो राज सिंह उसका सगा बेटा नहीं रहता है तखत सिंह का, है ना। बड़गैया ब्राह्मण वाली स्टोरी आपको पता होगा, है ना, नियोग प्रथा वाला, वैसा था। बता दे रहा हूँ, तखत सिंह का कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। तो एक नियोग प्रथा होती थी। नियोग प्रथा में क्या था? वो जो बड़गैया एक ब्राह्मण था, है ना, और तखत सिंह की पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था राज सिंह, ठीक है। बड़गैया नाम का एक ब्राह्मण था और तखत सिंह की पत्नी से एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम था राज सिंह। अब ये जब राज सिंह का जो पुत्र था विश्वनाथ सिंह, जब इसको ये पता चलता है कि मेरे पिता कलचुरी राजवंश के नहीं हैं, वो मेरे पिता जो हैं वो कलचुरी राजवंश के नहीं हैं, तो ये आत्मग्लानि से भर जाते हैं विश्वनाथ सिंह, और ये क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे विश्वनाथ सिंह ने आत्महत्या किया था। इतनी सारी स्टोरी लिखते नहीं बनेगा ना बोर्ड में, ठीक है। तो उसी आत्महत्या से ये जो राज सिंह है ना, बहुत भड़क जाता है, बहुत क्रोधित हो जाता है, ठीक है। तो जो जितने दीवान रहते हैं वो लोग बताए रहते हैं कि इसको विश्वनाथ सिंह को ये वाली कहानी कि ऐसा ऐसा था भैया, तुम तो पुत्र भी नहीं हो, तुम तो वास्तविक कलचुरी भी नहीं हो, तो उससे क्या है, आत्मग्लानि से भर के अपने आप को एकदम छोटा समझ के विश्वनाथ सिंह आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो राज सिंह हैं वो सब दीवानों का जितना भी घर रहता है सबको तोप से उड़ा देते हैं, ठीक है। वो अलग कहानी है, वो कहानी नहीं पूछा जाएगा, आपको लिखना भी नहीं है, ठीक। तो ये कहानी थी यहाँ तक की। तो ये रतनपुर आ गए राज सिंह, रतनपुर आ गए राज सिंह, ठीक है। अब रतनपुर में आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, दो चीज ध्यान से देखना। इनके दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र, दरबारी कवि गोपाल मिश्र, ठीक है, गोपाल मिश्र। और इनकी रचना क्या है गोपाल मिश्र की? इनके ही समय में था। किसके समय में? राज सिंह के समय में। रचना क्या है? खूब तमाशा। और ये खूब तमाशा नाम क्यों रखा था इन्होंने अपनी रचना का? ये जो खूब तमाशा है ना, इसमें राज सिंह, विश्वनाथ सिंह, तखत सिंह और औरंगजेब, इन सब की घटनाओं का विवरण है, वर्णन है, जानकारी मिलती है। तो उन्होंने खूब तमाशा, सब तरफ तमाशा ही तो हो रहा है। उसने देखा पिता, पुत्र, दादा, औरंगजेब, सबके बीच में एक तमाशा हो रहा है। इसके लिए इन्होंने क्या किया? अपनी रचना का नाम क्या दिया? खूब तमाशा। किन्होंने? दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने। बहुत ही प्रमुख रचना है, पूछा जाता है, ठीक है। यहां तक देख लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक अंतिम चीज है ना, क्लास का टाइम ज़्यादा रह नहीं गया है। मैंने 2 लिख दिया क्या? अच्छा 4 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। एक 5वीं जानकारी देख लो। देखो अब राज सिंह का जो पुत्र है विश्वनाथ सिंह, उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, तो ये तो निसंतान हो चुका है। अब इसका उत्तराधिकारी कौन रहेगा? कोई नहीं है, कोई और पुत्र तो नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या किया था, दरबार में एक व्यक्ति था। दरबार में कौन था? एक व्यक्ति था। व्यक्ति का नाम क्या था? मोहन सिंह। इस नाम को रट लो। दरबार का व्यक्ति क्या था? मोहन सिंह। और ये मोहन सिंह था ना, ये बहुत चापलूस था। क्या था ये? चापलूस था, लालची था। और चापलूस था, चापलूसी करता था। इसके लिए क्या राज सिंह खुश हो जाता था इससे, चापलूसे से। जिसको पता नहीं है तो खुशी होगा ना। तो इसने क्या किया था, राज सिंह ने इसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। उत्तराधिकारी।
नियुक्त, है ना। लेकिन कब? अभी तो मृत्यु नहीं हुई है राज सिंह की। अगर राज सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद राजगद्दी पर कौन बैठेगा? यही मोहन सिंह, जो कि उसके दरबार का व्यक्ति है, उसका विश्वास पात्र था। उसको नहीं पता था कि ये लालची है, ठीक है, और चापलूस है। तो उसने अपने जीते जी मोहन सिंह को क्या किया था? उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किसने? राज सिंह ने, ठीक है। मोहन सिंह कोई कलचुरी नहीं है। लेकिन क्या होता है, एक समय आता है, ठीक है, राज सिंह की मृत्यु का समय। तो राज सिंह की मृत्यु के समय ये जो मोहन सिंह रहता है ना, ये शिकार में जाया रहता है, ठीक है। तो राज सिंह की मृत्यु के समय मोहन सिंह अनुपस्थित रहता है, ठीक है, अनुपस्थित रहता है, ठीक है, शिकार में जा रहता है, अनुपस्थित रहता है। तो ये जो राज सिंह है, उसके जो चाचा हैं, राज सिंह के चाचा कौन होंगे? फटाक से बताओ, सोचना नहीं है। राज सिंह के चाचा कौन होंगे? सिरदार सिंह ना। तो राज सिंह के जो चाचा थे, सिरदार सिंह, ठीक है, वो पास में बैठे हुए थे। मृत्यु का समय था राज सिंह का। तो उन्होंने क्या किया? चाचा सिरदार सिंह को जो राजा का मुकुट होता था ना, मुकुट पहना दिया। ताजपोशी कर दी। सिरदार सिंह की उम्र थी 60 वर्ष। कहानी समझ आई? ठीक है। अब अच्छे से सुन लो। जब मृत्यु होने वाली थी राज सिंह की, उस समय जो मोहन सिंह है, जिसको इसने पहले से ही उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था अपने जीते जी, किंतु राज सिंह की मृत्यु के समय मोहन सिंह क्या है, शिकार खेलने गया था जंगल में। उस समय क्या हुआ, राज सिंह के जब मृत्यु होने वाली थी, पास में इसके चाचा सिरदार सिंह बैठे हुए थे। अब उस समय ये प्रथा थी कलचुरियों की कि राजा अपने मरते समय, अपनी मृत्यु के समय, अपना जो सिर का मुकुट है जो राजा का, वो जिसके भी सर पे रखेगा वही अगला शासक होगा। वही क्या होगा? अगला शासक होगा। तो राज सिंह ने क्या किया? अब मोहन सिंह तो कहीं दिख नहीं रहा था उसको, वो बेचारा मरने वाला था। कौन? राज सिंह। चाचा जी बाजू में बैठे थे। उन्होंने क्या किया? चाचा जी के सर पे मुकुट रख दिया, ताजपोशी कर दी, और इसके बाद अगले शासक कौन बन जाएंगे? सिरदार सिंह, जो कि बहुत ही वृद्ध हो चुके हैं, 60 वर्ष के हो चुके हैं। ये 15 शासकों के बारे में हमने देख लिया। 1 लाइन का रहेगा सिरदार सिंह का शासन, 2-3 लाइन का रहेगा रघुनाथ सिंह का शासन, जो कि अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक की कहानी सबको समझ आ गई होगी? ठीक, कोई भी डाउट होगा कमेंट करके पूछना। ठीक है, जल्दी से जल्दी हम लोग ट्राई करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।